Today I would like to start your new poem. The name of the poem is Now the Leaves Are Falling Fast. And this poem is composed by W.H. Auden. W.H. Auden. कविता का नाम, कविता का शीर्षक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है और इसके रचयिता, इनके जो कवि हैं वो W.H. ऑडन साहब हैं। इनका पूरा नाम विंस्टन ह्यूग ऑडन है। ह्यूग का स्पेलिंग HUGH है। तो W.H. ऑडन ने इस सुंदर सी कविता का रचना किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट गो थ्रू द बायोग्राफी ऑफ द पोएट W.H. ऑडन। हम लोग सबसे पहले इनकी छोटी सी शॉर्ट समरी को पढ़ते हैं, इनके जीवनी को पढ़ते हैं, बायोग्राफी को पढ़ते हैं। विंस्टन ह्यूग ऑडन 1907 to 1973। W.H. ऑडन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। जन्म कब हुआ था और मृत्यु 1973। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज, जिनको की एक सम्मान मिला, एक रिवार्ड मिला और उस रिवार्ड का नाम है पुलित्जर प्राइज। क्या नाम है? इन 1948 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी, उनकी एक किताब है, रचना है, कृति है, जिसमें कई सारे पोइट्री का कलेक्शन है। उसी किताब के लिए इनको 1948 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। हमारे इंडिया में बहुत सारे सम्मान हैं। भारत रत्न है, ज्ञानपीठ है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और भी ना जाने कितने कितने पुरस्कार हैं। यहाँ पर जिस पुरस्कार की बात की गई है उसका नाम है पुलित्जर प्राइज। किनको मिला? W.H. ऑडन को मिला। कब मिला? 1948 में। और क्यों मिला? एक बुक कलेक्शन है जिसका नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। उनके बारे में ये एडजेक्टिव है, विशेषता है। वो किस तरह के कवि थे? तो वर्सटाइल कवि थे, एक्सट्रोवर्ट कवि थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। हर क्षेत्र में इनका जुड़ाव था और किसी भी परिस्थिति, किसी भी क्षेत्र में ये ढल जाते थे। और इनकी जो काव्य शैली होती थी, काव्य होता था, कविताएं होती थी, वो हर समाज से सरोकार रखता था, हर क्षेत्र से वास्ता रखता था। इसीलिए उनके बारे में कहा गया है वाज ए वर्सटाइल, बहुमुखी तो थे ही, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअली विगोरस, और व्यक्तिगत रूप से विगोरस, काफी ऊर्जावान कवि थे, मेहनती कवि थे, लेबोरियस थे। तो पोएट तो थे ही थे, इनके साथ साथ वर्स ड्रामेटिस्ट, नाटककार भी थे। लेकिन किस तरह के नाटक लिखते थे? वर्स में लिखते थे, छंद में लिखते थे, पद में लिखते थे। यानी इनके ड्रामा जो होते थे वो कविता के रूप में होता था, वर्स के रूप में होता था। क्रिटिक भी थे, व्यंग्यकार भी थे।
ट्रांसलेटर एंड एडिटर, अनुवादक भी और संपादक भी। ट्रांसलेटर किसको बोलते हैं? अनुवादक हिंदी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटर? द पर्सन हु ट्रांसलेट्स, हु कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज टू अनदर। जो व्यक्ति एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित करते हैं उनका नाम है ट्रांसलेटर। तभी ना आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हो, हिंदी टू इंग्लिश करते हो कि नहीं? लिखा रहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। संस्कृत में रहता है संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला अनुवाद है राम सीता के साथ वन गई, रामः सीता सह वनम, जो भी हो, है ना। तो इस तरह से संस्कृत भाषा से हिंदी में किया और हिंदी से क्या किया? इंग्लिश में किया। फ्रेंच से इंग्लिश में करे, इंग्लिश से इटालियन में करे, ग्रीक में करे, जो भी करे, भाषा परिवर्तन होना चाहिए। दिस इज द मेन बिजनेस ऑफ ए ट्रांसलेटर, दिस इज द मेन मोटो, दिस इज द मेन वर्क ऑफ ए ट्रांसलेटर हु कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज टू अनदर। एडिटर यानी संपादक, संपादक का काम होता है न्यूज को या किसी रचना को एक किताब में एडजस्ट करना। कौन सा पार्ट कहाँ होगा, कौन सा न्यूज किस जगह होगा, इंडेक्स कहाँ होगा, एक्नॉलेजमेंट कहाँ होगा, विषय सूची कहाँ होगा, ये सारे चीज का एडजस्टमेंट करना किसका काम है? एडिटर का काम है। अब बताइए डब्ल्यू.एच. ऑर्डन क्या क्या थे? पहला तो वर्सटाइल पोएट थे, दूसरा वर्स ड्रामाटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे एंड एडिटर थे। एक एक व्यक्ति के पास 5-5 गुण, एक व्यक्ति के पास। आज ऐसे ऐसे व्यक्तियों का हमारे देश में और विदेशों में भी अभाव है। पहले के जो व्यक्ति होते थे वो काफ़ी मेहनती होते थे और साथ ही साथ बहुत सारे खूबियों को अपने आप में संजोए रखते थे। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, और उनके लिए कविता जो था वो बहुत ही सीरियस गेम था, बहुत ही गंभीर मसला था। विच शुड डिपेंड पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेन्स पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। Poetry to him was a serious game which should depend people's self awareness, और जो कि आश्रित था, निर्भर करता था पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, आम लोगों की जो अपनी खुद की जागरूकता है, अवेयरनेस है, उस पर आश्रित था। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, लेकिन इसमें वो डायरेक्टली अफेक्ट करने की मानव की पॉलिटिकल या राजनीतिक चॉइस, स्पिरिचुअल चॉइस, जो रिलीजियस चॉइस था, धार्मिक चॉइस था, उससे संबंधित नहीं था। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, और उनकी जो शुरुआत की कविताएं थी वो पॉलिटिकल से संबंधित था, राजनीतिक मामले से संबंधित था। एंड आइडियाज बट हिज लेट, लेकिन बाद के कविताएं, लेट पोएम्स आर ओवरली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, और बाद की कविता जो उन्होंने लिखी
वो धर्म से संबंधित था। यानी पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये दो मुख्य मुद्दा था W.H. ऑर्डन के पास। स्टार्टिंग में दौर में तो उन्होंने पॉलिटिकल कविताएं बहुत लिखी, लेकिन बाद में वो कहाँ पर आ गए? रिलीजियस पर आ गए, क्रिश्चियनिटी पर आ गए, और इसके साथ साथ पर्सनल, व्यक्तिगत लिखना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत मामले पर इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। एज ए टेक्नीशियन, इनको टेक्नीशियन कहा जाता है। पोएट्री के क्षेत्र का इनको टेक्नीशियन कहा जाता है, मिस्त्री जिसको कहते हैं, नहीं, टेक्नीशियन कहा जाता है। तो टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टांजा, कई तरह के स्टांजा का उन्होंने खोज किया, लागू किया। फॉर्म्स एंड मीटर, रूप और मीटर भी। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, काफ़ी इच्छा थी उनके मन में ये कूट कूट कर भरा था। ये जो वर्ड्स होते थे उनके काफ़ी आर्केइक वर्ड होते थे, कड़क थोड़े शब्द होते थे। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ जटिल शब्द का इस्तेमाल करते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था उनके कविताओं को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, उन्होंने इंग्लैंड को अलविदा कह दिया। W.H. ऑर्डन इंग्लैंड के कवि थे, अंग्रेज कवि थे, इंग्लैंड देश के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, 1939 में अपने देश इंग्लैंड को छोड़ दिया, टू सेटल परमानेंटली, और सब दिन के लिए सेटल हो गया, बस गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स नाम अमेरिका का है। इंग्लैंड से चले गए 1939 में, और जाकर के अमेरिका में सेटल हो गए, बस गए, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। जितना दिन ये इंग्लैंड में रहे वहाँ भी लिखा। अमेरिका चले गए, वहाँ रच बस गए, तो वहाँ भी उन्होंने लिखना शुरू किया। क्योंकि ये तो पोएट थे, और पोएट जल्दी लिखना बंद नहीं करते हैं, मौत के दिन तक भी लिख सकते हैं, कभी में वो क्षमता होती है। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। इस प्रकार से उनकी जितनी भी रचनाएं हुई उनको दो फेज में बांट दिया गया, दो फेज में, एक इंग्लैंड, एक इंग्लिश फेज, ब्रिटिश फेज, और दूसरा अमेरिकन फेज। ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज, और इन दोनों फेजों में अलग अलग किताबें लिखी इन्होंने। तो जो नोटेबल वर्क्स थे इंग्लिश फेज के, उनमें से द ऑरेटर्स है, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर है, स्पेन है, एंड अनदर टाइम। ये तब लिखा जब ये इंग्लैंड में थे। एंड द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, इसी एज की है, एंड द शील्ड ऑफ एक्किल्स। ये सब कहाँ पर लिखा इन्होंने? अमेरिका में रह करके लिखा। तो ये अमेरिकन फेज में चला गया, इंग्लैंड फेज अलग हो गया, इंग्लिश फेज अलग हो गया। द प्रेजेंट लिरिक, अब आइए कविता पर, जो मेन मुद्दा है आपका। इससे तो 4-5 ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा आप लोगों को, इसको नोट्स में कवर करेंगे ही, भेजते ही हैं। तो ये जो वर्तमान लिरिक है, ये जो कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये एक लिरिक पोएम है। कैसा पोएम है? लिरिक पोएम है। इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन, इस कविता में फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया है, हताशा, निराशा, डर, भय। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो भय है, जो निराशा है, जो कष्ट है, समस्याएं हैं जीवन की, उसका वर्णन किया गया है
द एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। और कहता है इस कविता में क्या है, लोग अकेले इस जीवन को प्रतिदिन जीते हैं और मरते हैं। हर दिन लोग जीता है और मरता है। कैसे? जब आप रात में सोते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम कल का सुबह देख ही पाएंगे। तो जब तक तुम जगे हो, जी रहे हो, सो जाओगे, आंख बंद हो जाएगा, मर जाओगे, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरा काम तमाम हो जाएगा। तो हर क्षण हम जीते हैं और मरते हैं, क्योंकि पिछले कविता में भी सुना था कि हमारे दाएं और बाएं जो है, शायद इसी कविता में चर्चा किया गया है, हमारे दाएं बाएं जो है यमदूत जो है हमारे आगे पीछे दाएं चारों बगल है। अभी हम जिंदा चल रहे हैं ना, हम लोग जिंदा हैं, लेकिन पता है इस जिंदगी के साथ साथ मौत भी पीछे खड़ी है। क्या पता इस रूम से निकलेंगे और मौत हो जाएगी, क्या पता यहां से कोई निकलेगा और घर जाते जाते बेहोश होकर के मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नेचुरल डेथ हो जाएगा। तो मनुष्य का जीवन का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक जियो अच्छे से जियो। थैंक यू वेरी मच।